नमो नमः। सुप्रभातम्। प्रिय छात्राः, वयम् अद्य संस्कृतम् इति व्याकरणभागस्य प्रत्ययं पठिष्यामः। कक्षा नवम्याः। अस्तु, तर्हि किं भवति प्रत्ययः? संस्कृतम् अस्ति विषयः, परन्तु विषयः अत्र व्याकरणम् इति अपि अस्ति। तो यानी कि प्रत्यय है क्या? ठीक है, हमने इसके शब्द रूप जाने, धातु रूप जाने, कारक, उपपद, विभक्तियां, ये सब कुछ हमने पढ़ ली है। आज हम प्रत्ययों के बारे में जानेंगे। जैसे उपसर्ग के बारे में हम जानते हैं, और ऐसे ही प्रत्यय भी होते हैं जो मूल शब्द के बाद, ठीक है, किसी शब्द के अर्थ को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। तो यदि वह लिखा है से परिभाषा तरीके का कि ये शब्दाः मूल शब्दस्य अथवा धातोः धातु के, ठीक है, धातोः पश्चात योजयित्वा, जुड़कर, योजयित्वा तस्य शब्दस्य धातोः वा अर्थं परिवर्तयन्ति, ते प्रत्ययाः कथ्यन्ते। तो उनको क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है, जो किसी मूल शब्द के अथवा धातु के बाद प्रयोग में ला करके, प्रयोग में आने के बाद उस शब्द का अथवा उस धातु का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन कब लगते हैं? धातु के बाद, मूल शब्द के अथवा धातु के बाद उनका प्रयोग होता है। ठीक है, ये कितने प्रकार के हैं? तो दूसरी चीज इसमें इंपोर्टेंट है कि त्रिप्रकारकाः। मूल रूप से कितने प्रकार के प्रत्यय हुए? त्रिप्रकारकाः प्रत्ययाः। ठीक है, जैसे तीन प्रकार की संधि है, ऐसे ही तीन प्रकार के प्रत्यय भी होते हैं। तो पहला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय। दूसरा प्रत्यय है कृदंत प्रत्यय। ठीक, और तीसरा और अंतिम प्रत्यय है स्त्री प्रत्यय। ठीक है, तो इस तरीके से तीन प्रत्यय हो बेटा। ठीक, तो तद्धित प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो मूल शब्द के बाद लगते हैं। मूल शब्द जैसे बालक, धन, शक्ति, ठीक है, इस प्रकार के बल, ये सब जो शब्द रूप होते हैं, उनके बाद जो प्रत्यय लगते हैं और उस शब्द का अर्थ परिवर्तित करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे हमने कहा धन धन मतु एक प्रत्यय है, ठीक है, उससे मान बनता है या वान बनता है, तो धनवान शब्द बन गया। ठीक है, यानी कि अर्थ पहले केवल धन था, अब धनवान यानी कि धन से युक्त, इस प्रकार का अर्थ दे दिया। ऐसे ही कृदंत प्रत्यय होते हैं, और कृदंत प्रत्ययों का काम क्या है कि जो मूल धातु होती है, जैसे गम धातु, पठ धातु, लिख धातु, तो इन धातुओं के अर्थ को परिवर्तित करना ही इन कृदंत प्रत्ययों का काम होता है। जैसे इसमें त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, ठीक है, ये सभी प्रत्यय किसमें होते हैं? कृदंत प्रत्ययों में होते हैं। अंत में आता है स्त्री प्रत्यय। स्त्री प्रत्यय क्या है कि जो पुल्लिंग शब्द है,
पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने का जो कार्य है वो किसका है? स्त्री प्रत्ययों का है। तो इसमें जैसे टाप, नीप, ठीक है, नीस, ऊंग, वधु इत्यादि जो शब्द बनते हैं वो सभी स्त्री प्रत्ययों से युक्त होने के बाद ही प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हम चलते हैं अब देखिए कि हमारे पाठ्यक्रम में कक्षा 9वीं में कौन से प्रत्यय हैं। तो हमारे पाठ्यक्रम में कृदंत प्रत्यय है और कृदंत प्रत्यय के सभी प्रत्यय नहीं है, कुल 4 प्रत्ययों का प्रयोग हमारे पाठ्यक्रम में है जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन 4 प्रत्ययों को हम आज जानेंगे। तो तद्धित प्रत्यय का मतलब शब्दों के बाद, कृदंत प्रत्यय मतलब धातु के बाद जो रखते हैं, और स्त्री प्रत्यय मतलब पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, अब इसको हम हटाते हैं और केवल कृदंत प्रत्यय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि कृदंत प्रत्यय जो हमारे पाठ्यक्रम में का भाग है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो कृदंत प्रत्यय, अब कृदंत प्रत्यय क्या है कि कृ आदि धातु पश्चात योजयित्वा ठीक तस्य धातोः अर्थम यह परिवर्तयति सह कृदंत प्रत्यय, वह क्या है? कृदंत प्रत्यय है। ठीक है, अब कृदंत प्रत्यय हो गया आपका कौन सा? कि जो धातु के बाद, यहां मूल शब्द की बात नहीं कही हमने क्या कहा कि कृदंत क्रि आदि धातु के पश्चात, ठीक है, तो जो योजयित्वा यानी कि जुड़ करके उस धातु का अर्थ जो परिवर्तित करता है, परिवर्तयति सह कृदंत प्रत्यय, वह क्या है? कृदंत प्रत्यय है। ठीक, अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को जानेंगे, कौन कौन से वो प्रत्यय हैं, उनके प्रकारों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब प्रकार तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में है उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला प्रत्यय हमारे पास आता है त्वा। ये प्रत्यय हम पिछले 7th में भी हमने पढ़ा होगा और उसके बाद 8th में पढ़ा होगा। ठीक है, त्वा और ल्यप। उसके बाद तीसरा प्रत्यय है तुमुन। ठीक है, और चौथा प्रत्यय हमारे पाठ्यक्रम में है वो है तवतु। ठीक है बेटा, अब त्वा जो प्रत्यय है इसके अंत में क्या बचता है? केवल त्वा, यानी कि त्वा को शब्द को देख करके आप ये पहचान सकते हैं कि यहाँ पर त्वा प्रत्यय है, यानी कि आधा क आधा त वा। ठीक है, ल्यप प्रत्यय को कैसे पहचानेंगे? लास्ट में यदि यौ है, बिना किसी विसर्ग के, बिना किसी आपकी हलंत के। ठीक है, तुमुन प्रत्यय में क्या है? लास्ट में तुम, पठे तुम, लिखे तुम, हंसे तुम। ठीक है, और तवतु प्रत्यय कैसे पहचानेंगे? इसमें तवतु प्रत्यय है वान स्त्रीलिंग और वती, वान पुल्लिंग और वती स्त्रीलिंग। इस आधार पर हम ये जान सकते हैं कि यहाँ पर क्या है? तवतु प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक क्लियर है। त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, तवतु प्रत्यय, 4 प्रत्ययों का प्रयोग हमारे पाठ्यक्रम में इस बार हुआ है। तो कृदंत प्रत्यय का जो पहला प्रत्यय है त्वा प्रत्यय, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब त्वा प्रत्यय का मतलब क्या होता है, कहां पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है? ठीक है, और उसके परिवर्तित यानी उस प्रत्यय के लगने के बाद जो परिवर्तित रूप होता है वो क्या होता है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं।
तो सर्वप्रथम पहला प्रत्यय क्या है? त्वा। ठीक है, अब त्वा प्रत्ययस्य अर्थः भवति करके, कृत्वा। ठीक है, त्वा का लास्ट में क्या बचता है? त्वा बचता है। ठीक है, पहचानने का नियम भी हो गया। और इसका अर्थ क्या हुआ? अस्य अर्थः अस्ति करके। ठीक है, करके अर्थ को बताने के लिए त्वा प्रत्यय, करके का मतलब कृत्वा नहीं है, सामान्य अर्थ करके ले सकते हैं इसका। ठीक है, जैसे हमने पठित्वा पढ़कर, लिखित्वा लिखकर, यानी कि एक क्रिया कंप्लीट हो गई है, फिर नेक्स्ट क्रिया चालू होती है। ठीक है, तो यहां जिस वाक्य में एक क्रिया कंप्लीट हो रही है और दूसरी क्रिया भी उसमें है, यानी कि दो क्रियाएं हैं और पहली क्रिया में क्या लगा हो? त्वा प्रत्यय लगा हो, तो समझ लेना वहां पर करके अर्थ है, यानी कि एक क्रिया कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब धातुओं के साथ इसका प्रयोग देखते हैं किस प्रकार से इसका क्रिया बहु के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे क्री धातु, क्री धन त्वा। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा था लास्ट में क्या बचेगा? त्वा, तो कृत्वा। ठीक है, एक गीत है, कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम। कृत्वा मतलब करके, क्री धातु करने के अर्थ में होती है। ठीक है, तो कृत्वा नवदृढ़ संकल्पम वितरन्तो नव संदेशम घटयामो नव संघटनम रचयामो नवमितिहासम। इस तरीके से कृत्वा शब्द से एक गीत भी है, ये याद आया अभी तो बताया। ठीक है, तो कृधनत्वा कृत्वा। ठीक है, ऐसी ही गम धातु है जाने के अर्थ में। ठीक है, उसमें हमने त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया करके अर्थ में, तो क्या बन जाएगा? मौ का हलंत का लोप, तो बन जाएगा गत्वा। ठीक है, देखो 10 प्रकार की धातुएं हैं, 10 प्रकार की धातुएं, यानी कि उनकी गण है, अलग अलग गण, भवादिगण, अदादिगण, दुदादिगण, तुदादिगण। ठीक है, जुहित्यादिगण। तो इन अलग अलग गणों की जो धातुएं होंगी उनका प्रयोग भी थोड़ा थोड़ा अलग होगा। ये क्री धातु है, ठीक है, क्रियादिगण की है, तो वहां पर सीधे सीधे क्री के बाद अत्वा लगाओ, उसमें जो है त्वा वो बच जाएगा। लेकिन गम धातु क्या है? आपकी भवादिगण की है। ठीक है, तो इसमें हमें ये भी देखना है कि बस इसको पहचानना है, धातुओं को पहचानना है कि कौन से किस प्रकार की धातु है। ठीक है, जैसे इसमें आप पठ धातु इसमें जोड़ेंगे तो पठ धन अत्वा, तो पठत्वा नहीं बनेगा। ठीक है, जैसे गम का गत्वा बना तो पठ का बन जाएगा पठित्वा। ठीक है, सह पाठं पठित्वा गृहं गच्छति। छात्रः विद्यालयम् आगच्छति, पाठं पठति, गृहं गच्छति। तो छात्रः विद्यालयम् आगत्य पाठं पठित्वा गृहं गच्छति, तो पठित्वा। ठीक है, ऐसे ही लिख धातु यदि हो, लिखने के अर्थ में, यानी कि उसने लिखा तो लिखित्वा। ठीक है, इस तरह से ये भी लिखित्वा, यानी कि ई का इसमें क्या हो जाता है? आगम हो जाता है, यानी कि ई जुड़ जाता है। ठीक है, पठित्वा, लिखित्वा, हसित्वा, इस प्रकार से। बाकी गत्वा, कृत्वा, ठीक, और धावित्वा। देखिए धाव धातु है दौड़ने के अर्थ में, धाव प्लस त्वा, तो क्या बन जाएगा? धावित्वा, दौड़ करके। ठीक है, इस तरीके से इसका अर्थ बन जाएगा धावित्वा। ठीक है, अब अगर इसका हम प्रयोग की दृष्टि से देखें कि मैं कार्य करके एक कार्य संपन्न कर लिया, एक कार्य को करके दूसरा कार्य करता हूं, मैंने कार्य करके जल पिया, अगर इसका प्रयोग करते हैं, या मैं कार्य करके जल पीता हूं, या कार्य करके ही क्या करता हूं? विश्राम करता हूं। ठीक है, अगर ये वाक्य हो कि मैं कार्य करके ही विश्राम करता हूं। ठीक है, अब ये वाक्य है आपका, ठीक है।
अब इसको अगर हम बनाएंगे, इसका प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? सबसे पहले करता हूं, ठीक है, तो क्रिया क्या है? करता हूं, करोमि। अच्छा, कौन करता है? मैं करता हूं, तो मैं के साथ अहम, करोमि, मैं करता हूं। अच्छा, फिर आएगा कर्म, ठीक है, क्या करता हूं? विश्राम करोमि, विश्राम करता हूं, ठीक है, कर्म है, कर्मपद की द्वितीय विभक्ति, अहम विश्रामम करोमि, मैं विश्राम करता हूं। कब करता हूं? कार्य करके ही, तो कार्यम कृत्वा, कृत्वा करके, ठीक है, अहम कार्यम कृत्वा, ठीक है। अब यहां क्या है? ही, तो ही के क्या आता है? एव, तो अहम कार्यम कृत्वा एव विश्रामम करोमि, मैं कार्य संपन्न करके ही या कार्य करके ही विश्राम करता हूं, ठीक है। इस तरीके से इनका हम प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं पाठ पढ़ के या छात्र पाठ पढ़ के घर जाता है। एक दूसरा वाक्य है कि छात्र पाठ पढ़कर घर जाता है। ठीक है, तो इस वाक्य का जब हम प्रयोग करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? छात्र पाठ पढ़कर घर जाता है, इस वाक्य को जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जाता है, ठीक है। अब कौन जाता है? देखो, जाता है किसके? गच्छति, ठीक है। अब कहाँ गच्छति? छात्रः गच्छति, ठीक है। अब कहाँ जाता है? घर जाता है, तो गच्छति जहां भी जाएगा उसकी द्वितीय विभक्ति, तो गृहं गच्छति, ठीक है। छात्रः गृहं गच्छति, ये वाक्य बन गया सीधे सीधे। लेकिन छात्रः पाठ पढ़कर घर जाता है, एक क्रिया को संपन्न कर रहा है, फिर दूसरी क्रिया घर जाने की करता है, ठीक है। तो पाठ पढ़ना यहाँ पर क्रिया है, इस दृष्टि से पाठम, पठ धातु है तो बन जाएगा पठित्वा, तो पाठम पठित्वा गृहं गच्छति, पाठम पठित्वा गृहं गच्छति, ठीक है। छात्रः पाठम पठित्वा गृहं गच्छति, अहम कार्यं कृत्वा एव विश्रामं करोमि। तो इस दृष्टि से जो त्वा प्रत्यय है वो करके अर्थ में होता है सबसे पहले, ठीक है। और धातु के बाद जब भी त्वा प्रत्यय लगेगा तो लास्ट में त्वा देखेंगे, इस दृष्टि से उसका क्या बन जाता है? प्रयोग बन जाता है, ठीक है बेटा। तो आज हमने प्रत्ययों का प्रकार जाने, प्रत्ययों में से पहला प्रत्यय त्वा प्रत्यय जाना और उसके प्रयोगों को देखा, ठीक है। तो कल हम इससे आगे इसी का दूसरा भाग करके अर्थमयी जो होता है ल्यप प्रत्यय को जानेंगे और उसके प्रयोगों को जानने का प्रयास करेंगे और इन दोनों में क्या अंतर है उसको भी जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमस्कारः, भवतां दिनं शुभं भवतु।